देखिएगा, कल हमने जो टॉपिक क्रॉस हेजिंग पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 48 सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकाल लीजिए सभी जने। देखिए क्या बोल रहा है कि जो फैशन लिमिटेड है वो एक बाइक बनाती है फॉर द एक्सपोर्ट टू अमेरिकन एंड यूरोप। ठीक है, आप जो बाइक बनाते हो उसे एक्सपोर्ट करते हो अमेरिका एंड यूरोप। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अलॉय कॉल्ड फेकल मेड अप द आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर। आपको उसमें एक अलॉय चाहिए जो कि इन पर्टिकुलर मेटल का बनता है, जिसमें आयरन है, एल्युमिनियम है और कॉपर का मिक्स है। ठीक है, दिस फेकल इज सोल्ड एट ₹230 पर केजी इन द स्पॉट मार्केट। आइएगा, मुझे दे रखी है स्पॉट रेट ऑफ ₹230 पर केजी। If Fashion Limited has a requirement of 6 ton in 6 month time, आपके पास रिक्वायरमेंट है 6 टन की, तो इसका मतलब अगर मैं स्पॉट प्राइस पर टन निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 2,30,000। 230 रुपए पर केजी है। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट टन में दी हुई है तो मेरे पास प्राइस हो जाएगी 2,30,000। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट पर टन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की रेट भी दे रखी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2,42,000 आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की रेट दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट आपके पास 5% है, इंटरेस्ट रेट 10% है। शुड द कंपनी ऑप्ट फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि बताइए क्या आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं, पहले उसके लिए हमें थ्योरेटिकल प्राइस निकालनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस F इज इक्वल टू S इंटू ई की पावर R में कैरिंग कॉस्ट जोड़ दूंगा क्योंकि वो परसेंटेज टर्म्स में दी हुई है, और इंटू T/12 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम। F इज इक्वल टू 2,30,000 इंटू ई की पावर 0.15 इंटू 6/12, तो 2,30,000 इंटू ई की पावर 0.075, ये हो जाएगा 2,30,000 इंटू 1.0779। इसको कन्वर्ट करना आता है आपको?
आपको मैंने ई की पावर को सॉल्व करना बताया हुआ है 0.075, इसको डिवाइड करोगे 4096 से, आपको जो ई की पावर 0.075 दिया हुआ है, सबसे पहले 0.075 को डिवाइड करोगे 4096 एक कांस्टेंट वैल्यू से, फिर बताइए उसके बाद क्या बताया था, बताइए फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए सेकंड क्या करते हो, 12 times multiply and equals to 12 टाइम्स, नहीं +1 करेंगे पहले। +1 करेंगे पहले, यस सर। +1 एंड देन थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.0779। तो बताइए फ्यूचर प्राइस क्या आ गई, 2,30,000 इंटू 1.0779, 247,917। ये आपके पास थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस आ गई। तो लिख दीजिए डिसीजन। बताइए ये आपकी थ्योरेटिकल प्राइस आई और कोटेड फ्यूचर प्राइस ये दे रखी है, तो कोटेड फ्यूचर प्राइस लेस है तो क्या करोगे बताओ इस प्राइस पर, फ्यूचर सिंस कोटेड फ्यूचर प्राइस is less than theoretical future price we must buy future। ये लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था, क्या कंपनी को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो थ्योरेटिकल प्राइस हैं वो ज़्यादा हैं और मार्केट में आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं। बोलिए कर लिए यहां तक, आइए अब उसने केस ए क्या बोला है देखिएगा, सुनना ध्यान से। अगर कंपनी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्ट कर लिया है, ठीक है, तो अब आपको उसकी वजह से इफेक्ट कैलकुलेट करके बताना है। अगर 6 महीने बाद ये रेट चली जाए और अगर 6 महीने बाद ये रेट चली जाए, तो बताओ कंपनी को फायदा होगा या कंपनी को नुकसान होगा। तो आइए, गेन और लॉस, ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, केस ए और केस बी।
स्पॉट प्राइस आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद बताइए स्पॉट प्राइस क्या जा सकती है? या तो 2,55,000 पर टन जा सकती है अगर चली गई, या आपकी स्पॉट प्राइस 2,35,000 रुपए पर टन चली गई, लेकिन आपने लॉक कर रखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। एक्चुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट आपने कितने पर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? 242 पर। आपने बाय फ्यूचर ले रखा है 242 पर, और बताइए मार्केट में कीमत चली गई 255, गेन या लॉस क्या हुआ आपको सेटलमेंट पर? गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट? गेन होगा 13,000 का। तो लीजिए यहां तो आपको 13,000 का गेन हो गया। समझ में आ रहा है क्यों हो गया? आपने लॉक कर दिया है 242 पर, और मार्केट में उसकी कीमत चली गई है 255, तो आप सस्ता खरीद पाओगे, तो इसलिए आपको 13,000 का फायदा हो गया। यहां पर मार्केट में प्राइस गिर गई, लेकिन आपको उसे 242 में खरीदना पड़ेगा, तो आपको कितने का लॉस हो गया? 7,000 का लॉस हो गया। बताइए क्लियर है यहां तक? इसने पहला क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप ऑप्ट कर चुके हो और उसके बाद अगर मार्केट में स्पॉट रेटें 255 या 235 चली जाए, तो बताओ गेन या लॉस क्या होगा? फिर इसने आगे एक और चीज पूछी है, इफ द कंपनी हैज लॉस्ट, यानी कंपनी को अगर नुकसान होता है, तो इज इट प्रॉपर टू कंक्लूड दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज फेल्ड टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉस एंड देयरफॉर नीड नॉट टू बी रिसोर्टेड टू? इसने पूछा है कि भैया अगर आपको नुकसान होता है, तो क्या आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कंपनी का ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये कंपनी को लॉस से नहीं बचा पाया? तो आप जानते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात बताई थी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना अपनी रिस्क को कम करने का तरीका होता है, ये गेन कमाने का तरीका नहीं है। आपको याद होगा हमने डिस्कशन शुरुआत में किया हुआ है, एक तो होता है हेजिंग और एक होता है आर्बिट्रेज। मैंने आपको हेजिंग पढ़ाते वक्त जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी? हेजिंग का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हेजिंग का ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रयास करते हो, या होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करते हो। लेकिन इसका मतलब, हेजिंग का मतलब ये कहीं भी नहीं होता जब तक कि मैं परफेक्ट हेज ना कर लूं कि मुझे नुकसान नहीं हो सकता। केवल परफेक्ट हेज ही एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लॉस नहीं हो सकता, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अब इसने जो ये पूछा है ना कंक्लूड निकालना, तो लिखो इस बात को, आप लिखो यहां पर, कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट commodity future contract work as hedging, tool in which
we try to reduce the risk associated we try to reduce the risk associated with price fluctuation. हम केवल क्या करते हैं, एक टूल के रूप में काम लेते हैं जिसका ऑब्जेक्ट होता है कि आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन की रिस्क को क्या करना, कम करना. Therefore, it is inappropriate to conclude that future contract यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे स्लाइड चेंज करूंगा. Therefore, it is inappropriate to conclude that future contract लिख लिया. Yes, sir. should not be resorted since it has failed to save the company from loss. ये लॉस बचाने की टेक्निक नहीं है, तो इसलिए हम इसको इस बात से कंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर हमें 7,000 का नुकसान हुआ है तो इसका मतलब हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए था. हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपनी रिस्क को कम करने के लिए लिया था. अब मार्केट में प्राइसेस का मूवमेंट अलग चला गया तो कोई बात नहीं. लीजिए, तो ये आपके पास केस ए था जिसमें आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल था और आपने उस अकॉर्डिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया. आइएगा, अब हमारा जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे केस बी, उसका क्वेश्चन है क्रॉस हेजिंग का. अब इसको ध्यान से समझिएगा. What will be the course of action and effect of such action in the above two cases if there is no future market for the FECL? अब आपके पास जो आपको कमोडिटी चाहिए उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको मेटल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है. हेज रेशो फॉर FECL विथ द मेटल इंडेक्स इज 0.9. देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, आपका ये जो अलॉय था जिसका ये किससे बन रहा था, आयरन और किस किस पर था, एल्युमिनियम और कॉपर. कॉपर. अब आप मुझे बताइए, अगर आपको इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है लेकिन आपको मार्केट में मेटल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, क्या मेटल फ्यूचर इससे कोरिलेटेड होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा. क्योंकि आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर जिन
तीनों के मिक्स से ये अलॉय बनता है, वो तीनों मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका अलॉय है ये हाईली कोरिलेटेड विथ द मेटल हो गया, क्योंकि अगर आपकी मेटल की प्राइस चेंज होंगी तो आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर ये मेटल का ही तो एक हिस्सा है, ये भी तो मेटल ही है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इनकी प्राइसेस में भी मूवमेंट आएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इस अलॉय का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं जाऊंगा किस पर, मेटल फ्यूचर पर, जो कि उससे हाईली कोरिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ईच मेटल इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्विवेलेंट टू 500 केजी ऑफ मेटल। देखिएगा, यानी अगर मैं एक मेटल का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, एक मेटल फ्यूचर लेता हूं, तो एक मेटल फ्यूचर की जो प्राइस होगी वो इक्विवेलेंट टू 500 केजी ऑफ अलॉय के बराबर, इसके बराबर आएगी। और मेटल इंडेक्स फ्यूचर का लॉट साइज दे रखा है 4800 पॉइंट। प्राइस ऑफ वन मेटल इंडेक्स, वन मेटल इंडेक्स। अच्छा जी, इसने एक बहुत अच्छी बात कह दी है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन में आते हैं तो अलाउड है। अज्यूम करो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिविजिबल। हालांकि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, आपको उन्हें राउंडेड ऑफ करना पड़ता है। लेकिन इस बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन में आते हैं तो अलाउड है। आओ फिर एक और क्वेश्चन पूछा है, अब बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। इफ इन केस फैशन लिमिटेड, पहले तो अपन क्या करेंगे, अब कोर्स ऑफ एक्शन निकालेंगे। अगर उसके पास इसका फ्यूचर अवेलेबल न होकर मेटल फ्यूचर अवेलेबल हो। आइएगा, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देता हूं। लिखें, इफ देयर इज नो फ्यूचर मार्केट, no future market for FECL, then we must enter into cross hedge, cross hedging, that is future contract, future contract of related commodity या index। लिखें, FECL made up of iron, aluminium, and copper, which are basically metal, which are basically metal. So we can enter
we can enter into metal future contract। क्या बताइए, यहां तक की बात समझ आ गई? बोलो, क्या क्रॉस हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया अब आपको? ये चूंकि मेटल का ही पार्ट है और इसका फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बजाय क्या कर लूंगा, मेटल फ्यूचर में एंटर कर लूंगा और मैं मेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। चलिएगा, आओ बताइए। We need to buy in spot market। तो इसका मतलब अगर मुझे खरीदना है तो स्पॉट मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनेगी। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, आप मैन्युफैक्चरर हो और आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ अलॉय चाहिए, तो इसका मतलब आपको ये फेकल खरीदना पड़ेगा। तो आपकी स्पॉट मार्केट में लॉन्ग पोजीशन चल रही है, तो बताओ अगर आप मेटल फ्यूचर लोगे तो क्या पोजीशन बनानी पड़ेगी? मेटल फ्यूचर बताइए। सर अगर अभी कैसे जो लॉन्ग पोजीशन हो गया अभी आपका, तो फैकल के लिए तो है ही नहीं ना फ्यूचर। वापस बोलो क्या? भाई जो कमोडिटी आपको चाहिए वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी ना। तो मैं पूछ रहा हूँ ये फैकल के लिए आपने लॉन्ग पोजीशन कैसे बनाई है? फैकल के तो फ्यूचर्स है ही नहीं ना अवेलेबल। क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है, आप एक बाइक मैन्युफैक्चरर हो और उसके लिए आपको अलॉय चाहिए, तो बिना अलॉय खरीदे आप बाइक कैसे बनाओगे? आप एक बाइक बनाते हो जिसका एक्सपोर्ट करते हो और उस बाइक को बनाने में एक स्पेशल टाइप ऑफ अलॉय फैकल चाहिए आपको। तो मुझे ये बताओ, आपको फैकल खरीदना पड़ेगा बाइक बनाने के लिए या बेचना पड़ेगा? हाँ, खरीदना है। खरीदना पड़ेगा, तो खरीदने की पोजीशन को क्या बोलते हैं? लॉन्ग। लॉन्ग पोजीशन। तो इसका मतलब फैकल को अगर मैं स्पॉट मार्केट में देखता हूं तो स्पॉट मार्केट में क्या पोजीशन है उसकी? लॉन्ग पोजीशन है। हाँ, तो अब मेरा फ्यूचर मार्केट में मुझे क्या पोजीशन बनानी पड़ेगी बताओ? शॉर्ट पोजीशन। आपको ये पता है हमेशा अपोजिट पोजीशन बनती है, या भूल गए भाई सारा डेरिवेटिव? वी हैव टू क्रिएट शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसको ऐसे समझो, आपको रिस्क क्या लग रही होगी फैकल पर, ये बताओ बताओ। बताओ मुझे, आपको फैकल पर क्या रिस्क आ रही होगी? आपको 6 महीने बाद जब फैकल चाहिए और अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो ही तो रिस्क आएगी आपको। बताओ हाँ के ना। यस सर। समझो, पता बस यही चीजें होती हैं, आपको थोड़ा सा जो इनको एनालाइज करना होता है। आपको 6 महीने बाद फैकल चाहिए तो रिस्क कब आएगी? प्राइस गिरने पर या प्राइस बढ़ने पर? बढ़ने पर। प्राइस बढ़ने पर रिस्क आएगी। इसका मतलब आज की प्राइस कम चल रही होगी और फ्यूचर में रिस्क है आपकी। यहां पर आ जाओ। अब अगर मैं बात करता हूं मेटल फ्यूचर, मेटल फ्यूचर बताओ मुझे जरा, मेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आज इसकी प्राइस कम है
तो इससे जो को रिलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस कम होगी या नहीं होगी? यस। क्या ये चीज आप लोगों को बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर बताई गई है कि आपका जो डेरिवेटिव मार्केट होता है वो अंडरलेइंग असेट के साथ चलता है? क्या आपको ये चीजें ध्यान है या नहीं ध्यान है? बताओ। कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आधे बच्चों को पता ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं। अगर फ्यूचर में ये बढ़ेगा तो इसके कॉन्ट्रैक्ट भी महंगे हो जाएंगे। फ्यूचर में इसके कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। बताओ क्या करना चाहिए? शॉर्ट बनेगी मेटल। नो आइडिया, अभी भी नहीं बता पा रहे हो आप? वापस सोचो। सर महंगा होने वाला है तो आज बाय करेंगे ना? ये किसने बोला? सर प्रगति। प्रगति। और कोई? प्रगति बोल रही है शॉर्ट की जगह, इसका मतलब क्या बोल रहे हो आप? लॉन्ग। और बोलो यस भाई। सर। एक और किसी का मैसेज आया, देखो। मेटल की शॉर्ट वर्षित। बाकी का है, दो ही जने आंसर दे रहे हैं। आप मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझे अभी तक। मैं जो बोल रहा हूं ना, वापस से जो यहाँ लिखा है इसको एक बार रीड करो, तब आपको चीज समझ आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नहीं तो नहीं आएगी समझ में। सर ये तो समझ आ गया कि आप बोल रहे हो फ्यूचर में अपन को फेकल की रिक्वायरमेंट है तो अपन लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे स्पोर्ट में। हाँ, फैकल का समझ आ और गया। हाँ, और फ्यूचर में उसकी अपोजिट पोजीशन होती है तो वो शॉर्ट हो जाएगी। फ्यूचर में अपोजिट पोजीशन होती है तो शॉर्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप इधर दूसरी साइड में समझा रहे थे ना कि फेकल की प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है, तो इंक्रीज होने पे तो अपन बाय करते हैं ना। तो बताओ आप मुझे। हाँ, तो लॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए फिर। लॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए मेटल की। हाँ। लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन लोगे, यही तो क्रॉस हेजिंग का कॉन्सेप्ट है। जो फ्यूचर में महंगा होने वाला होता है उसका तो अपन आज फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन ही करते हैं ना, कि बाद में महंगा हो जाएगा तो अपन को कम पे मिल जाएगा। अच्छा चलो, एक बार अपन जरा पोजीशन छोड़कर एक बार नॉर्मल अपन बात करते हैं, यस सर। है ना? फिर अपन पोजीशन सोचेंगे कि क्या किस तरह से होगा अपना। यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आगे अगर मैं आपको ये बोलता हूं, सिचुएशन देता हूं, आपकी जो स्पॉट प्राइस है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ कितनी हो गई? 255 चली गई।
यानी 255 का मतलब क्या हो गया, 255 रुपए पर केजी हो गया। यस सर। ठीक है, और आपकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी? 230। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 230। तो बताओ आपकी फेकल की प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ? 25। इंक्रीज कितना? 25 का। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको बीटा दे रखा है, क्या आप बीटा से फॉर्मूला लगाकर अगर फेकल की प्राइस का इंक्रीज पता है तो मेटल इंडेक्स का इंक्रीज निकाल सकते हो? क्या बीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला है आपके पास जिसमें अगर आपको एक का प्राइस इंक्रीज पता हो तो दूसरे का प्राइस इंक्रीज निकाल सकते हो? यस सर। निकाल के बताओ। 27.78। तो आपके पास इंक्रीज इन मेटल इंडेक्स आ जाएगा 27.778। अब आप मुझे बताइए, अगर मेटल की प्राइस बढ़ी और आपने अगर लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो बताओ फायदा होगा या नुकसान होगा? सर फायदा ही होगा। अगर आपने लॉन्ग ले रखी है तो फायदा होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। अब सुनना, अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, इसका मतलब मैंने अगर पहले जब कम प्राइस पर लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी और अब वो प्राइस क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई है, तो लीजिए फायदा कितना होगा बताओ मुझे? फायदा कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितने लिए होंगे इनटू एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज और इनटू 27.778। बोलो ऐसा करोगे या नहीं करोगे? यस सर। अब समस्या सिर्फ एक है, और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई तो क्या होगा बताओ? फायदा के नुकसान? नुकसान। नुकसान। तो यानी सब कुछ आपका टिका हुआ है किसके ऊपर, कि पोजीशन कैसे ढूंढनी है आपको। बस अगर पोजीशन ढूंढ पाए तो आप आंसर सही निकाल पाओ। अब एक काम करते हैं अपन, सर एक बार एक बार वापस बताना, लॉन्ग कैसा है सर? नहीं मैं तो दोनों लिख रहा हूं, अगर हाँ। प्राइस बढ़ी लॉन्ग पोजीशन था तो गेन होगा, शॉर्ट पोजीशन था तो लॉस होगा। मैंने तो ये लिखा है अभी। इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी पोजीशन तो बताई नहीं है, मैं यही तो देखना चाहता हूं आप सोच पा रहे हो कि नहीं, इंटू 27.778। बोलो एग्री यहाँ तक? सर अब फ्यूचर सर एक मिनट, फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन का मतलब यही होता है ना कि अपन इन फ्यूचर परचेज करेंगे जो अपनी फ्यूचर प्राइस अपन ने आज फिक्स करी है उस पे। बिल्कुल, हाँ ठीक है सर। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है खरीदेंगे और हाँ शॉर्ट पोजीशन का मतलब है हम उसे सेल करेंगे। सेल करेंगे। ओके सर। अच्छा, अब है ना, ये छोड़ो, केवल आज का जो फोकस है ना आपका वो है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लेना है। चलो
मैं आपसे दो बातें करता हूं, FECL, ठीक है, और अगर इसी का फ्यूचर मिल रहा होता और दूसरा मुझे चाहिए FECL और मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है मेटल, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इसको तो दोनों ही जगह पर बाय है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का कोई सा भी मिल रहा हो, इस पर तो आपको लॉन्ग जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, ये बताओ। यस सर। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, यानी आप यहां पर लॉन्ग पर चल रहे हो, आपको किसी भी लॉन्ग पोजीशन पर रिस्क कब नजर आती है? जब प्राइस इंक्रीज होने वाली हो। चलिए बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग पोजीशन पर रिस्क आपको तब लगती है जब उसे एक्चुअल खरीदने जाओगे और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, रिस्क आएगी जब आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब ये तय है कि आज की प्राइस जो होगी वो कम होगी, तभी आपको फ्यूचर में रिस्क नजर आएगी प्राइस के बढ़ने पर। बोलो एग्री और नॉट? यस सर। भाई आप रिस्क नजर आ रही है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज के तौर पर सोच रहे हो तो आज प्राइस कम है और फ्यूचर में आपकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर आज प्राइस कम है तो आज इसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा वो भी कम प्राइस पर चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा? यस सर। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कम प्राइस पर मिल रहा है तो आप यही तो बोलोगे ना कि भैया मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेना चाहिए। यस सर। अगर मैं नॉर्मली कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूं, मैं अपोजिट पोजीशनों पर बात नहीं कर रहा कि भैया लॉन्ग है तो शॉर्ट। अब जरा समझो, अब मैं मेटल पर आता हूं, मुझे ये बताओ, मुझे FECL परचेज करना है, मुझे डर लग रहा है कि जो मेटल है वो महंगा हो जाएगा। अगर मेटल महंगा होगा तो ये भी महंगा होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अगर मेटल महंगा होगा तो ये भी महंगा होगा, तभी तो मुझे अपने आप को हेज करना है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मेटल महंगा होगा फ्यूचर में तो इसका मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि आज जो मेटल है वो सस्ता चल रहा है। आज मेटल सस्ता चल रहा है तो मेटल के जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी क्या चल रहे होंगे? सस्ते होंगे। भी सस्ते होंगे। तो बताओ, अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट सस्ता मिल रहा है तो सस्ती चीज को खरीदा जाता है या बेचा जाता है? खरीदा जाता है। तो यानी मुझे मेटल के फ्यूचर पर क्या बनानी पड़ेगी? लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी। अब यहां एक समस्या आ गई जो आपके स्टडी मटेरियल ने की है, सुनना।
उन्होंने रूल क्या लगा दिया कि भैया अगर आपके पास स्पॉट मार्केट में लॉन्ग है तो मेटल मार्केट यानी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां अपोजिट पोजीशन बनती है, तो उन्होंने क्या बना दी, शॉर्ट पोजीशन बना दी। लेकिन जब आंसर निकाला तो आंसर वापस ये मान के निकाला कि लॉन्ग पोजीशन बनाई थी हमने। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मेरा जो कमोडिटी मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ध्यान है कमोडिटी मार्केट थोड़ा सा अलग चलता है बाकी करेंसी मार्केट वगैरह से। अगर मुझे कोई कमोडिटी खरीदनी है तो मेरे पास जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मुझे उसी अकॉर्डिंग सोचने होते हैं। ये दिक्कत इस एग्जाम्पल में आपके स्टडी मटेरियल में शुरुआत से चली आ रही है। ये ओरिजिनली तो लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कि भैया लॉन्ग पोजीशन है पेकल मार्केट में तो मेटल मार्केट में आपकी शॉर्ट पोजीशन बनेगी, लेकिन जब गेन लॉस निकाला तो लॉन्ग पोजीशन मानते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इन्होंने। अब मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं कि अगर मैं क्वेश्चन को छोड़कर नॉर्मल लॉजिक पर चलूं तो मुझे आज मेटल के कॉन्ट्रैक्ट सस्ते मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मेटल महंगा हो जाएगा। मेटल महंगा होगा तो फेकल भी महंगा होगा, तो आज मैं सस्ती रेट पर ही खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट को लॉक कर दूं कि नहीं कर दूं, बताओ। लॉजिक यही तो कहता है। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया, आप अगर अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो लॉन्ग पोजीशन से सॉल्व करना कि भैया लॉन्ग पोजीशन अगर मैं बनाता हूं तो मेरा प्रॉफिट लॉस क्या आएगा। मतलब स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट दोनों में लॉन्ग पोजीशन रहेगी। मैं यही तो बोल रहा हूं, आप सोचो, लॉजिकली सोचो ना, क्यों आ रही है लॉन्ग पोजीशन। क्योंकि हमारे पास ये कमोडिटी मार्केट है। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं इस सब को छोड़ता हूं, आपको मैं स्टार्टिंग में कमोडिटी फ्यूचर पर ले जाता हूं। एक किसान था, ये समझना, फार्मर, इसके पास वीट की क्रॉप आएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको सेल करना होगा कि नहीं करना होगा। यस सर। तो ये वीट का कौन सा फ्यूचर लेगा, इसे रिस्क कब नजर आएगी, समझना। ये बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारा वीट पड़ा है और मुझे उसे बेचना है। तो यहां तो सिचुएशन क्या हो गई कि वीट आपके पास पड़ा था और आपको रिस्क क्या लग रही है, प्राइस के गिरने की लग रही थी। इसका मतलब आज प्राइसेस ज्यादा थी तो ज्यादा प्राइस पर आप बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ। यस सर। तो मैं यही चीज बोल रहा हूं कि कई बार आपको क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने, आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहे हैं अगर आज वो सस्ते मिल रहे हैं तो आप उसकी लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, और अगर महंगे मिल रहे हैं तो आप उसकी क्या बनाओगे, शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और निकालना बता देता हूं, फिर बाकी का क्वेश्चन आप कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकाले जाते हैं, बताइए। आपको टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए, 6 टन। यस ठीक सर। है। लेकिन आपको एक बीटा वैल्यू दे रखी है, आपको दे रखा है हेज रेशियो फॉर फेकल विथ द मेटल इंडेक्स इज 0.9, यानी आप 100% रिस्क को तो कवर ही नहीं करोगे, इनटू आपका बीटा है 0.90 डिवाइडेड बाय
500 केजी का मतलब हो गया 0.50 टन। बताओ ये कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए आपके? 10.8। तो आपको कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे? 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे। 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब आप गेन निकाल सकते हो। 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू हर एक कॉन्ट्रैक्ट में 500 केजी और 1 केजी में आपका प्राइस का इंक्रीज हुआ है 27.778। बताओ जरा कितने का गेन हुआ? 1,50,000। 1,50,000। अब आप जब स्पॉट परचेज करने जाओगे तो ये खरीदना तो आपको स्पॉट परचेज ही पड़ेगा। यस सर। तो स्पॉट परचेज में आपको कितने का मिलेगा? 6 टन इंटू 1 की प्राइस है स्पॉट की 255, तो आपको ये मिलेगा 15,30,000 का। इसमें से गेन माइनस कर दो 150। तो बताओ आपके लिए इफेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ी कैश आउटफ्लो? 13,80,000। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में देखोगे तो आंसर आपको यही दिखाई देगा 13,80,000। अगर किसी ने स्टडी मटेरियल खोल रखा है तो आप चेक कर सकते हैं। 2,35,000 से भी करेंगे ना एक बार? हाँ, ये तो मैंने 1 से करके बताया है, 255 से, फिर एक बार 235 से भी करना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने स्टडी मटेरियल ओपन कर रखा है क्या? यस सर, 1 मिनट। अगर कर रखा है तो जरा निकालिए इसका पेज नंबर, तो मुझे ध्यान नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, डेरिवेटिव में देखो एक बार। तो आप देखोगे 10.8 कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो इसने बोला हुआ है शॉर्ट। अब अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो तो फिर ये गेन कैसे आ सकता है? फिर तो ये लॉस आएगा, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है और प्राइस बढ़ गई तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट आंसर आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। यस सर, 13,80,000 है ना। अब इसके ऊपर जाओ, जहां 10.8 निकाला हुआ है वहां इसने लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड। हाँ यस सर। अब आप समझो, अगर सेल पोजीशन बनाओगे तो फायदा कैसे हो सकता है? फिर तो लॉस होगा आपको। हाँ हाँ। क्योंकि अगर सेल पोजीशन आपने बनाई और प्राइस बढ़ गई तो आपको तो सस्ता बेचना पड़ेगा। तो yes. अगर आप सेल पोजीशन बनाते हो तो आंसर ये आता। फिर तो 15,30,000 और 1,50,000 का लॉस दोनों जुड़ जाते तो 16,80,000 आता। तो अब ये देखिएगा कि भाई आपके स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक चल रही है। मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि शॉर्ट नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर लॉन्ग पोजीशन बननी चाहिए और आपका आंसर आएगा 13,80,000। तो सर अपन ने तो पहले के भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए थे ना, अपोजिट पोजीशन बना के। किसके? कमोडिटी वगैरह के सारे क्वेश्चन पहले भी तो ऐसे किए थे ना कि अगर स्पोर्ट में लॉन्ग है तो फिर फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन करके ऐसे गेन और लॉस निकाल रहे थे। ऐसे ही किए थे, लेकिन आपने उन क्वेश्चन में एक चीज देखी थी कि क्यों किए थे ऐसे? आपने कौन से क्वेश्चन किए थे? आज एक बार उनको वापस जाकर देखना। ओके सर। ध्यान है कौन से क्वेश्चन किए थे आपने? नहीं सर, ऐसे तो पता नहीं है, याद नहीं है सर, ऐसे तो याद नहीं पर सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते थे। आप यही तो बोलते थे ना कि हाँ फ्यूचर जी, मार्केट तो में। क्यों करते थे वो देखो ना आप, आपके पास जितनी भी क्वेश्चंस थे ना उन सब में क्या हो रहा था कि आप किसी चीज, या तो फार्मर थे या प्रोडक्शन कर रहे थे, तो वहां पर आपको सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। हाँ। आप आज है ना एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़ना और लॉजिक से सोच के देखना कि वहां पर क्यों अपोजिट आ रही थी और यहाँ अपोजिट क्यों नहीं आ पाई। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस हेजिंग में आप एक ऐसी कमोडिटी को ले रहे हो जो कि उसकी प्राइस से हाईली कोरिलेटेड है। अगर हाईली कोरिलेटेड है और प्राइस गिरेगी तो इसकी प्राइस भी गिरेगी, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएंगे आपके।
आपने वो जो क्वेश्चन किए थे ना जितने भी, वो क्रॉस हेजिंग के नहीं थे, वो नॉर्मल हेजिंग थी आपकी। हाँ हाँ। आज इसको एक बार वापस से करके देखना, इसका सेकंड पार्ट भी करना, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा सोचना, तब आपको ये क्रॉस हेजिंग या कमोडिटी हेजिंग का पॉइंट समझ में आएगा। कल हम इस पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप आराम से 12th क्वेश्चन इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो। 3 क्वेश्चन है, 11, 12 और 13 आपके पास। सर 10th भी है ना? क्या चीज? 10th क्वेश्चन पे भी लिखा हुआ है क्रॉस हेज। 10 मॉड्यूल का 10th इलस्ट्रेशन। 10 तो हाँ वो बेसिकली है, वो क्रॉस हेजिंग का, क्रॉस हेजिंग का है नहीं, वो हो जाएगा, वो तो नॉर्मली आपके पास इंडेक्स फ्यूचर का है ना, वो तो आपके पास। ओके। वो इसने हेडिंग डाल दी क्रॉस हेज, वो तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये कभी आया भी क्या एग्जाम में? नहीं, क्रॉस हेजिंग अभी तक आपके पेपर में नहीं आया। ये तीनों इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम में आज तक नहीं आए हैं, 11, 12 और 13। फिर एक बात बताओ, ये शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है? शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है बेचने के कॉन्ट्रैक्ट करना। मतलब फ्यूचर में बेचेंगे अपन? क्या चीज? फ्यूचर में बेचेंगे। फ्यूचर में बेचेंगे बिल्कुल, लेकिन और लॉन्ग का मतलब होता है खरीदेंगे। और खरीदना और बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इस आधार पर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है कि महंगा है, बस।